विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान, जिसका अध्याय 9 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपको परीक्षा में 100% सफलता दिलाएंगे। तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए इन प्रश्नों को आप जरूर देखें। इन प्रश्नों से अपनी वार्षिक परीक्षा 2024-25 की तैयारी अवश्य करें। तो हम देखते हैं अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हम देखेंगे। तो अध्याय का पहला प्रश्न है, परावर्तन को परिभाषित कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम को किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो उत्तर होगा परावर्तन प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम, पहला नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तन किरण सीधी एक ही तल में स्थित होते हैं। यह किरण आरेख है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और बीच में अविलंब है। आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ प्रकाश का परावर्तन और विस्तार से देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर सही लिखेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर किरण आरेख बनाना है और राइट साइड में आप लिखेंगे जहाँ Mn चमकदार पृष्ठ है, A आपतित प्रकाश किरण, OB परावर्तित प्रकाश किरण और OP अविलंब, कोण 1 आपतन कोण और ये कोण I आपतन कोण और कोण R परावर्तन कोण यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लिखेंगे। राइट साइड में आप जो भी नामकरण करना है प्रयास करेंगे और लेफ्ट साइड में आप किरण आरेख बनाएंगे। आगे देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला है आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण I का मान सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब हम देखेंगे आगे। यहाँ पर नोट भी देखिए आप, जब किसी चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, अतः आपतन और परावर्तन कोण शून्य होता है। कोण I बराबर 0 और कोण R बराबर 0 होगा। इस प्रकार से यहाँ नोट भी हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे दर्पण और उसके प्रकार। दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अत्यंत ही चमकदार होता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। यह समतल दर्पण, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। गोलीय दर्पण, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय उभरा हुआ अथवा दबा हुआ होता है। परवलयाकार दर्पण, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। वास्तव में गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक फलक चमकदार या परावर्तक तथा दूसरा फलक अपारदर्शी होता है। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, इसका उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। तो यहाँ पर हमने दर्पण के प्रकार देखे। अब हम देखते हैं आगे उत्तल दर्पण। इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, इसका दबा हुआ भाग अंदर का भाग अपारदर्शी होता है। द्वारक, यह क्या होता है? गोलीय दर्पण के सिरे के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को इस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी, किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल गोलीय होता है उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल या नतोदर गोलीय दर्पण और दूसरा उत्तल या उन्नतोदर
गोलीय दर्पण। अगला प्रश्न, सापेक्ष अपवर्तनांक से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती हैं तब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो इसका उत्तर होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर 1/2 गुणा वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी एफ बराबर r/2, इसे हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ष भी दिए गए हैं, किस वर्ष में कौन सा प्रश्न परीक्षा में आया है। अगला है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अभिसारी लेंस, यदि प्रकाश का एक समांतर प्रकाश पुंज लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है तो वह लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? यदि प्रकाश का एक समांतर प्रकाश पुंज लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है तो वह लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तर दिया है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर, चूँकि फोकस दूरी f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f बराबर 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोश का भाग होता है उस गोलीय कोश की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण बताइए। इसका उत्तर होगा, जब अवतल दर्पण को दाढ़ी के पास रखते हैं तो दर्पण के फोकस एवं उसके ध्रुव के बीच स्थित होने से दाढ़ी का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसमें दाढ़ी के छोटे छोटे बाल भी बड़े दिखाई देते हैं, अतः दाढ़ी बनाने में आसानी रहती है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतितकरण, अविलंब या परावर्तितकरण सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा, प्रकाश की किरण का किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर माध्यम बदलते समय अपने सरल रेखी मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तर होगा, उत्तल दर्पण में छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, अतः पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देखा जा सकता है, अतः उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सघन एवं विरल माध्यम से क्या तात्पर्य है? जिस माध्यम का प्रकाश से घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम, और जिस माध्यम का प्रकाश से घनत्व कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। प्रश्न है, लेंस की क्षमता क्या है? तो उत्तर होगा, लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु और नेत्र के पास स्थित लेंसों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के पास लेंस अभिदर्शी लेंस तथा नेत्र के पास नेत्र लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण के फोकस की उससे ध्रुव से दूरी उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ होते हैं द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? इसका उत्तर होगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। इसका उत्तर होगा, अवतल दर्पण। जब वस्तु अवतल दर्पण से ध्रुव व फोकस के बीच रखी होती है तो वस्तु का आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इसका उत्तर होगा, वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण वाहन चालक के पीछे बहुत बड़े ठोस को देखने में समर्थ होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो इनके उपयोग निम्नलिखित हैं, दाढ़ी या हजामत बनाने में, डॉक्टर द्वारा नाक कान गला इत्यादि की जांच करने में, और टॉर्च सर्च लाइट या वाहनों के लैंपों में परावर्ती के रूप में। इसका विस्तार भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो विस्तार भी आप देखें। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन किसी प्रकाशक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिसमें ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धन इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो अपवर्तनांक
की परिभाषा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक अथवा सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। समतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन 1 होता है। उत्तल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन 1 से अधिक व 1 से कम हो सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए रैखिक आवर्धन ऋणात्मक जबकि आभासी प्रतिबिंबों के लिए धनात्मक होता है। अब हम देखेंगे आगे एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि उसका 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर दिया गया है F बराबर ऋण 15 सेंटीमीटर, M बराबर ऋण 3 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, जो कि M बराबर ऋण V बटे U, इसलिए ऋण 3 बराबर ऋण V बटे U, V बराबर 3U। लेकिन दर्पण सूत्र से 1 बटे F बराबर 1 बटे V धन 1 बटे U, इसलिए 1 बटे ऋण 15 बराबर 1 बटे 3U धन 1 बटे U। तो आगे जो हम हल करते हैं तो 1 बटे ऋण 15 बराबर 1 धन 3 बटे 3U, 1 बटे 15 बराबर 4 बटे 3U, तो 3U बराबर होगा ऋण 60, U बराबर ऋण 20 सेंटीमीटर। उत्तर होगा वस्तु दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। अब हम देखेंगे आगे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि उसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना बड़ा बने। तो यहाँ पर दिया गया है F बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर, M बराबर 3 आभासी प्रतिबिंब के लिए, क्योंकि M बराबर ऋण V बटे U, इसलिए 3 बराबर ऋण V बटे U, तो V बराबर हो जाएगा ऋण 3U। समीकरण पहला है। आगे इसे देखेंगे हम। यहाँ आगे और भी हल दिया गया है, लेकिन दर्पण सूत्र से 1 बटे F बराबर 1 बटे V धन 1 बटे U, तो 1 बटे ऋण 10 बराबर 1 बटे ऋण 3U धन 1 बटे U, तो 1 बटे ऋण 10 बराबर ऋण 1 धन 3 बटे 3U, तो 3U बराबर होगा ऋण 20, तो U बराबर ऋण 20 बटे 3, U बराबर ऋण 6.6 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा वस्तु दर्पण के सम्मुख 6.6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन प्रश्नों को देखा। इस अध्याय के और आगे के प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे भाग का इंतजार करें। इस अध्याय के अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे। इन प्रश्नों से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल और सहज तरीके से बताए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस अध्याय का दूसरा भाग पब्लिश किया जाता है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। इस चैनल पर कक्षा 9 और 10 विज्ञान से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए, सभी अध्यायों को देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करें और सभी वीडियोज देखें। सभी प्रश्न आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और इस अध्याय के अगले प्रश्नों के उत्तरों के लिए अगले भाग का इंतजार करें।